कहाँ पे थे, कहाँ छोड़ा था, इवोल्यूशन पे, ठीक है, इवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। अब व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन एंड चेंज, ठीक है, मॉडिफिकेशन एंड चेंज, ठीक है, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन एंड चेंज। कोई ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व करते हुए मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, क्यों करेगा, एनवायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए, और उसका जो संख्या है उसको कंट्रोल करेगा नेचर, नेचर की फोर्स, इसे बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वी शैल डिस्कस ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस। अब देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में काफी सारे वेरिएंट्स थे, 5 वेरिएंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, एनेमेंसिस है, एफ्रेंसिस है, ठीक है, और वो बॉयसी है या रोबस्टस है, ठीक है, इस तरह से खूब सारे हैं। उसमें से जो एफ्रेंसिस वाला है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें फॉसिल्स में, ठीक है। ये फिट वेरिएंट था ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो एक ह्यूमन स्पीशीज की तरफ थी, ठीक है, एक स्पीशीज की तरफ थी ना। अब उस स्पीशीज में खूब सारे सब स्पीशीज बने हुए थे, और इन सब स्पीशीज में जो मैंने 5 नाम गिना रहा हूं आपको, मैं कोशिश कर रहा हूं 5 नाम गिनाने की। एनेमेंसिस हैं, फिर अफ्रेंसिस हैं, फिर उसके बाद हमारे रोबस्टस बॉयसी हैं, इस तरह से 5 थे टोटल, ठीक है। और भी थे, रामिडस है, सेडिबा है, ठीक है। अब इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस की सब स्पीशीज में आपस में स्ट्रगल था, ठीक है, या फिर आपस में जो फिट है और अनफिट की लड़ाई थी, ठीक है। ये अडेप्ट कर रहे थे, पर नेचर ने केवल और केवल फिट को चुना। जो फिट था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, और जो अनफिट था, जिसको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, जो आगे जाके समाप्त हो गया, वो था रोबस्टस, ठीक है, क्लियर हुआ, रोबस्टस या बॉयसी। In the course of evolution, we shall discuss Australopithecus afarensis was the fit variant of Australopithecus genus, which evolved into modern man. जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस से बनता है होमो इरेक्टस, इससे बना निएंडरथल, इससे बना मॉडर्न मैन। और जो उसकी दूसरी स्पीशीज थी जो अनफिट थी, ठीक है, जो भी अनफिट रही होगी, ठीक है, वैसे रोबस्टस थी, वो जो है समाप्त हो गई समय के साथ, वो अपने जीन्स को ट्रांसफर नहीं कर पाई मेन इवोल्यूशनरी लाइन में, उस स्तर पे जिस स्तर पे जो मेजर फिट वेरिएंट था ना एफ्रेंसिस वाला, उसने किया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ए रोबस्टस जो अनफिट में बता रहा हूं, इट फेल्ड टू इवॉल्व एंड बिकम एक्सटिंक्ट, ये फेल कर गई एवॉल्व करने में और एक्सटिंक्ट हो गई। फॉसिल्स आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि फॉसिल्स ही हैं हमें बताएंगे कि हम किस तरीके से इवॉल्व करे हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब क्रिटिसिज्म की बात करता हूं, शॉर्टकमिंग क्या थी। 1983 में डार्विन इज नॉट इनएडिक्वेट। अब क्वेश्चन बना था व्हाट वाज द शॉर्टकमिंग ऑफ डार्विन, डार्विन की शॉर्टकमिंग की बारे में क्वेश्चन बना था। डार्विन इज नॉट इनएडिक्वेट टू एक्सप्लेन इवोल्यूशन, देयर आर 2 शॉर्टकमिंग्स ऑफ डार्विन। एक तो मैं बता चुका हूं शायद, ओवर एम्फेसिस और नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से बहुत ओवर एम्फेसाइज कर दिया था इन्होंने, ठीक है। सबसे पहला इनका डालेंगे हम लैक ऑफ नॉलेज ऑफ वेरिएशन, और दूसरा हमारा शॉर्टकमिंग है ओवर एम्फेसिस ऑन नेचुरल सिलेक्शन, जिसकी मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। अब खोलिए, पढ़िए, बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ना। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन समझते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशीज दूसरी पर्टिकुलर स्पीशीज से किस तरीके से अलग है, ठीक है। जो इंट्रा स्पीशीज, एक ही स्पीशीज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके से वेरी करते हैं, ठीक है। एक घोड़ा ऐसा तो दूसरा घोड़ा ऐसा, ठीक है। अब इसके पीछे के रीजन जेनेटिक्स थे, क्योंकि जेनेटिक्स उस समय तक स्थापित नहीं हुई थी पूरी तरीके से, ठीक है, तो उसके बारे में आइडिया नहीं था इनको। अब जेनेटिक्स में मैं आपको 2 फैक्टर बताऊंगा सिंथेटिक थ्योरी में, एक म्यूटेशन और दूसरा वेरिएशन, ये दोनों जेनेटिक्स वाले फैक्टर्स हैं। बाकी मैं 3 फैक्टर्स ऐसे बताऊंगा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इसके नोट्स में आपको दे चुका हूं इवोल्यूशन में। एक हमारा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, अब लिखा जेनेटिक है लेकिन है एनवायरमेंटल। एक हमारा है ये कौन सा, हमारा नेचुरल सिलेक्शन, और एक और है, एक है आइसोलेशन, ठीक है। अब ये 3 फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, और ये 2 फैक्टर म्यूटेशन वेरिएशन जेनेटिक फैक्टर हैं। ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज की जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, एक रेस बना सकते हैं पूरी तरीके से, रेस बोले तो सब स्पीशीज, ठीक है, और इवोल्यूशन में अपनी हेल्प कर सकते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जीन फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं, और रेस को बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इसमें 2 तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं और 3 जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी तो वेरिएशन वाज अ जेनेटिक्स कंपोनेंट, ठीक है। अब बस ये बोले जा रहे थे फिट है अनफिट है, फिट है अनफिट है, ये अनफिट कन्वर्ज करेगा। अब ये वेरिएशंस आ कैसे रही हैं इसको समझा नहीं पा रहे थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, गलत थे। चार्ल्स डार्विन ने स्थापित कर दिया था कि हमारा जो इवोल्यूशन जो लमार्क बोल रहे थे वो सही है,
और ये काफी चैलेंजिंग था उस समय के वर्ल्ड में जहां पे ये बोला जाता था कि वी आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड। इतना क्लियर हुआ? चलिए, दो डार्विन नो अबाउट फिट एंड अनफिट ऑर्गेनिजम्स बट ही लैक साइंटिफिक नॉलेज फॉर रैशनैलिटी गिविंग रीजंस फॉर क्लेम मेड। अब देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमको पता है सही है, हमको पता है ये गलत है, हमको पता है ये है, क्योंकि हम जो है ऑब्जर्व करके बता रहे हैं। अब कई बार जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, जहां पे आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, पर हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती है उस डिसिप्लिन को डील करने के लिए। तो हम जो है उन जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं उनके पीछे के रीजंस को स्थापित या फिर जज नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जो रीजंस हैं, ठीक है, वो डराइव करते हैं कि किस तरीके के फीचर्स या किस तरह की ऑब्जर्वेंस हम फील कर रहे हैं। यही था। चार्ल्स डार्विन वॉज अ गुड ऑब्जर्वर। वो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें ऑब्जर्व की जिसको आगे जाके जो थ्योरीज बनी हैं, ठीक है, जिन्होंने डोमेन एक्सपर्टीज के जरिए हेल्प करी है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन के ऑब्जर्वेशंस को ही तो स्थापित किया है रीजंस के जरिए जेनेटिक्स ने, ठीक है। अब उस समय ये रिसर्च नहीं थी तो ये रीजंस नहीं थे, पर फिट अनफिट होना, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब बता के चले गए डार्विन, ठीक है। बाद में थ्योरीज आई हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि जो डार्विन बोले हैं वो सही बोले थे, ठीक है, और ये रहे उनके रीजंस, ठीक है, जेनेटिक्स की मदद से, डीएनए की मदद से, ठीक है। पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स आज आधारशिला रख दिया है, ठीक है। तो 1850 या 60 की वो बातें जो वहां पे वो करके गए, उनके रीजंस हम पूरी 20th सेंचुरी में खोजते रहे, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है। डार्विन वॉज नॉट अ सिंपल मैन, ठीक है। दो डार्विन नो अबाउट फिट एंड अनफिट ऑर्गेनिज्म बट ही लैक्स साइंटिफिक नॉलेज फॉर रैशनैलिटी एंड गिविंग रीजंस फॉर क्लेम मेड। एज पर डार्विन, जीन कमिंग फ्रॉम मदर एंड फादर फ्यूज टुगेदर। अब देखो, डार्विन को नहीं पता था जीन क्या है, पर डार्विन को लगता था कुछ तो है। एक मदर और फादर जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ चीजें फादर से आती हैं, कुछ चीजें मदर से आती हैं। अब डार्विन इस तरीके के कंफ्यूजन में थे, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं बस वो, कि बच्चे को देख के को बताने की कोशिश करते थे कि जो भी है एवरेज है। एवरेज बोले तो फादर का जैसे काले हैं, मदर जैसे गोरी हैं, तो बच्चा ब्राउन पैदा होगा, ठीक है, ये बोल रहे थे डार्विन। एवरेज ब्लैक प्लस व्हाइट अपॉन 2 इज इक्वल टू ब्राउन, इस तरह की बातें कर रहे थे। कुछ भी है दोनों का एवरेज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। कई बार दो ब्लैक पेरेंट्स, दोनों काले हैं, ठीक है, उनका बच्चा गोरा, कैसे? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की चीजें जो है क्वेश्चन क्रिएट कर रही थी डार्विन पे, जिसने जेनेटिक्स को बनाने की आधारशिला रख दी थी मेंडल के द्वारा, ठीक है। अब देखो, दो डार्विन नो अबाउट फिट, ये हो गया। एज पर डार्विन, जीन कमिंग फ्रॉम फादर एंड मदर फ्यूज टुगेदर, फ्यूज करते हैं, मिक्स करते हैं, एंड ऑफस्प्रिंग इज एवरेज ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर। और जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो पेरेंट कैरेक्टर का एवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर काले हैं, मदर फेयर हैं, देन ऑफस्प्रिंग वुड बी ब्राउन, और एवरेज ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन। बट दैट इज नॉट द केस, रियलिटी से कुछ अलग थी। तो डार्विन जो है फंस रहे थे। बात सुन रही है? ये फंसना ही तो है कि आपको वेरिएशन की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, आपको जीन्स की नॉलेज नहीं थी, आपको जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि यार वो उस समय डोमेन बना ही नहीं था। तो क्या नॉलेज? आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के जरिए आपने कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर दी जो वास्तविकता में सही थी, बट उनके रीजंस आप नहीं बता पा रहे थे। इसमें डार्विन फंस गए थे। बात समझ में आई? तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। But that is not the case, reality is different. This shortcoming has been corrected by Mendel's law of segregation. Mendel's के लॉ आए segregation के and the law of dominance. मेंडल ने ये बोला कि एक फैक्टर आता है फादर से, दूसरा फैक्टर आता है मदर से, एक ही कैरेक्टर के दो फैक्टर, दो ट्रेट्स हैं। अब उनमें से एक अपने आप को डोमिनेट करेगा, कुछ भी हो सकता है वो मैं आगे बताऊंगा। और जो डोमिनेट करेगा वही जो है क्या करेगा, वही जो है कैरेक्टर अपीयर करेगा ऑफस्प्रिंग में। दूसरा सेग्रीगेशन का मतलब है एक ट्रेट दूसरे ट्रेट में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ठीक है। एक फादर है, उसकी काफी सारी ट्रेट्स हैं। अब मेरे को ही देख लो, मेरी काफी सारी ट्रेट्स है। मेरे ब्राउन बाल थे, अब तो काले करा लिए मैंने, ठीक है। खूब सारे वो हैं ट्रेट्स हैं, नोज फॉर्म है, आई फॉर्म है। हर एक जो फॉर्म है ना उसका एक जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड नाइट्रोजनस बेस के फॉर्मेट में, ठीक है, वो बताऊंगा कि जीन्स में, ठीक है। अब उसके हिसाब से कैरेक्टर्स बन रहे हैं। अब नोज फॉर्म कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, आईज फॉर्म कभी इंटरफेयर नहीं करेगा नोज फॉर्म में,
ठीक है, और नोज फॉर्म कभी इंटरफेयर नहीं करेगा स्किन कलर में, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आपस में सेग्रीगेटेड थे, ठीक है, ये बताया मेंडल ने। अब इस बारे में बता नहीं पा रहे थे डार्विन, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि जो जेनेटिक्स है वो डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो। जीन्स कमिंग फ्रॉम मदर एंड फादर डू नॉट फ्यूज टुगेदर बट रिमेन्स सेग्रीगेटेड एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द डोमिनेंट जीन्स। अब एक बात और है, जो जीन्स आ रहे हैं ना फादर और मदर में, वो फ्यूज नहीं करेंगे, वो सेग्रीगेटेड रहेंगे। ये है सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल, ठीक है। एक कैरेक्टर भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जो जीन्स हैं वो भी आपस में सेग्रीगेटेड रहेंगे, ठीक है। डॉक्टर्स लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कहीं गलत हूं तो भाई आप कर देना, करेक्ट कर देना। अब आगे बढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, द कैरेक्टर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ डोमिनेंट जीन, ठीक है। जो डोमिनेंट जीन होगा वही जो है कैरेक्टर जो है वो दिखेगा, ये बता चुका हूं। इफ मदर जीन इज डोमिनेंट चाइल्ड वुड बी फेयर, अगर फादर जीन डोमिनेट करेगा तो मदर जो चाइल्ड है वो ब्लैक होगा, ठीक है। ऑब्वियस है, ये मैं बताऊंगा आगे कि जो जीन डोमिनेट करेगा वही कैरेक्टर जो है दिखेगा, और जो जीन डोमिनेट नहीं करेगा उसे बोलेंगे रिसेसिव, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं 9th क्लास में 10th क्लास में जेनेटिक्स में, क्लियर हो गया। अब दूसरा शॉर्टकमिंग हम पढ़ेंगे डार्विन की थ्योरी में, वो है ओवर एम्फेसिस ऑन नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन पे ओवर एम्फेसिस कितना बात करी। डार्विन ओवर एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दिस शॉर्टकमिंग हैज बीन करेक्टेड बाय सिंथेटिक थ्योरी। अब डार्विन बोल रहे थे केवल नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने बोला केवल नेचुरल सिलेक्शन नहीं, और भी कुछ है। अब वो सब मिलकर, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के साथ इवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन आप जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, ठीक है। Darwin overemphasis on the role of natural selection. This shortcoming has been corrected by synthetic theory, which explains evolution holistically consider all the factors. ठीक है, interaction product of several factors. कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ फैक्टर्स का, कुछ फैक्टर्स क्या क्या हैं पहले बता देता हूं आपको, याद रखना। म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन के बाद बताइए वेरिएशन, वेरिएशन के बाद आइसोलेशन, आइसोलेशन के बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट, और एक नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। ये पांचों मिलके, इनमें इनकी कुछ कुछ वैल्यूज होंगी, ये पांचों काम करेंगे, और ये पांचों मिलकर क्या करने वाले हैं, आपकी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को दिशा देने वाले हैं, जीन फ्रीक्वेंसी को बदलने वाले हैं, या फिर एक रेस बनाने वाले हैं, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन विल अदा द रोल ऑफ, ठीक है, रोल अदा करेगा किसका, एक ड्राइवर का, एक बिग ब्रदर का, जो इन सबको कंट्रोल करेगा। नेचुरल सिलेक्शन बताएगा कि अगर म्यूटेशन हो रहा है तो किस हद तक होगा। नेचुरल सिलेक्शन बताएगा कि वेरिएशन किस हद तक सही है गलत है, ठीक है। या फिर नेचुरल सिलेक्शन ही आइसोलेशन को गाइड करेगा, या फिर जीन जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसको गाइड करेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन इज अ गाइडर, इज अ ड्राइवर, इज अ मेन बिग ब्रदर ऑफ द एंटायर सिंथेटिक थ्योरी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि इन पांचों में से एक भी फैक्टर जीरो हो, हर फैक्टर काम करेगा, और इसका हॉलिज्म जो है इन पांचों फैक्टर्स का मिला के ही एक इवोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। इसी को सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक बेसिक लिखना होता है यार। अगर आप फालतू बातें करेंगे, पहले तो आप रटने में दिमाग मारेंगे, ठीक है, रट भी लिए तो वहां जाकर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर चीजें दिमाग में होंगी, समझी होंगी। लामार्क में 4 डालने हैं, डार्विन में 3 डालने हैं, 2 शॉर्टकमिंग डालनी है, और उस शॉर्टकमिंग से सिंथेटिक थ्योरी तक पहुंचना है, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है। इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई डार्विन की थ्योरी जो है किस तरीके से आज की मॉडर्न जो अभी हम मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी सिंथेटिक थ्योरी वहां तक कैसे पहुंची। आप शॉर्टकमिंग नहीं बताओगे तो कैसे पहुंचोगे, ठीक है। जो बातें हम नॉर्मल कर रहे हैं ना चाय की टपड़ी पे, वैसे ही बातें करनी है, ठीक है। बहुत आसान है चीजें, ठीक है। आप बस खड़े कर लो, लमार्क को खड़ा कर दो, डार्विन को खड़ा कर दो, सिंथेटिक थ्योरी वालों को खड़ा कर दो, और उनकी बातों से ही इंटरप्रिटेशंस को गेन करो कि किस तरीके की बातें कौन कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्शन प्रोडक्ट ऑफ सेवरल फैक्टर इज इवोल्यूशन, पेज पलटिए। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से मैंने बताया आपको, म्यूटेशन है, आइसोलेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, वेरिएशन, इन सब का इंटरेक्शन प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाई करके दिखाओ, इवोल्यूशन है। इस तरह के डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इफ एनी वन इज जीरो, म्यूटेशन अगर काम नहीं कर रहा है, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट काम नहीं कर रहा है, या फिर वेरिएशन काम नहीं कर रहा है, तो नेट प्रोडक्ट जीरो होगा, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, और ऐसा कभी नहीं होगा। हम इवॉल्व कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं। इवोल्यूशन होता रहता है। आज हम जो हैं आने वाले हजारों लाखों साल बाद कुछ और होंगे। वी आर इवॉल्विंग, ठीक है।
कोई भी एक स्पीशीज जो है एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, ठीक है। यही बोल रहे थे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म वाले भी, जिसको नेगेट किया था फंक्शनलिज्म ने। फंक्शनलिज्म ने बोला कि जो है वो सही है, इक्विलिब्रियम में है सब, लेकिन इवोल्यूशनिज्म बोलता है इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, हम इवॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन की फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है। म्यूटेशन कंटिन्यूअस हो रहा है, आइसोलेशन कंटिन्यूअस हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, वेरिएशन है, ठीक है। अब इनकी पेस जो है वो स्लो हो सकती है, ठीक है, बट इनका एक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है, जीन फ्रीक्वेंसीज कंटिन्यूअस बदल रही हैं, ठीक है। अब क्या है बताऊंगा, ठीक है। जीन फ्रीक्वेंसीज कंटिन्यूअस बदल रही हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है, रेस का कुछ अलग ही प्रारूप हमेशा बन रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है मैं समझाऊंगा, बस इतना याद रखना कि इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये पांचों फैक्टर्स का होना जरूरी है, एक भी जीरो हुआ तो इवोल्यूशन जीरो होगा, और ये ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा रहेगी, और इन वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन या फिर एक्सप्रेशन इज डिसाइडेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ चेंज इन द थ्योरी ऑफ, बताओ, इन द थ्योरी ऑफ सिंथेटिक थ्योरी। और इस नेचुरल सिलेक्शन को पहली बार ऑब्जर्व करके सामने लाए थे कौन? चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन का रोल बहुत बड़ा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन लमार्क एंड डार्विनिज्म। तो आपके पास 4 पोस्टुलेट्स हैं लमार्क के, 3 हैं डार्विन के, मारो खींच के, ठीक है। और डार्विन के 3 पोस्टुलेट के बाद 2 मारोगे आप, उसके क्या शॉर्टकमिंग्स, क्लियर हो गया? तो मैं पहले पढ़ना चाह रहा हूं, मैं केवल पढ़ देता हूं अच्छे से, लमार्क के बारे में बता रहा हूं। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर चौथा पॉइंट था लमार्क का, द कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम पासेस ऑन टू हिज नेक्स्ट जनरेशन। ये बात थी, ये गलत साबित हुई थी, ठीक है। आपको पता है वाइसमैन का एक्सपेरिमेंट, चूहे की पूंछ काटी थी, ठीक है। दूसरा, अ ट्रेट फॉर एग्जांपल लॉन्ग नेक इज एक्वायर्ड बाय लेंथी प्रैक्टिस ऑफ लेंथनिंग स्ट्रेचिंग द नेक, यूज डिसयूज थ्योरी। ये तीसरा पोस्टुलेट था। देखो अपने हिसाब से लिखने हैं, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं कि आपको क्या लिखना है, रटना कुछ नहीं है। अब लमार्क के बारे में कैसे भी 4 पॉइंट घुमा फिरा के मारो, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिसयूज अ ट्रेट दैट इज नॉट यूज टेंडेड टू डिक्रीज, बता चुका हूं। जैसे हमारे दांत, टीथ साइज डिक्रीज हुए थे डाउन द इवोल्यूशनरी लाइन, अपने हिसाब से मारना है। Lamarck did not explain why certain organism evolves and while certain organism do not evolve। अब ये फिट और अनफिट की लड़ाई थी, लमार्क नहीं साबित कर पा रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, पर डार्विन ने कर दिया था। ही फेल्स टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, डार्विन की तरफ देखो। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ओवर एम्फिसिस था, एज प्रोपाउंडेड बाय डार्विन इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज 1859। अगर पता है तो मारो, कैसे भी मारो। It states that the nature selects a fit variant of the population that produces more and more evolve into a new species, ठीक है। अब ये बात तो पहला पोस्टुलेट था assumption का। Here a fixed variant of population, for example A. afrensis selected by nature, बताया था मैंने A. afrensis वाली कहानी। Here he says that an unfit variant of a population, for example A. robustus of Australopithecus was rejected by nature from evolutionary line, ये भी बताया क्योंकि robustus unfit था। Darwin explains that a fit variant that produces more and pass on their gene to next generation evolve करता है। फिर तीनों डालो, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन भी कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, इंटर स्पीशीज स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डालो। द अनफिट वेरिएंट दैट डू नॉट प्रोड्यूस फेल्स टू इवॉल्व, ठीक है। जो ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अनफिट है, ठीक है, वो फेल कर जाएगा, कन्वर्ट करेगी पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। कोई भी मॉडल आंसर नहीं होता है। अगर आपकी नॉलेज परफेक्ट है तो आपका आंसर परफेक्ट होगा, अगर आपकी नॉलेज परफेक्ट नहीं है तो आपका आंसर परफेक्ट नहीं होगा। यही सीधा रूल है, ठीक है। आप दुनिया जहां के मॉडल आंसर्स पढ़ लीजिए, ठीक है, दुनिया जहां का मटेरियल पढ़ लीजिए, अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है सब्जेक्ट की, तो आप जो रूट्स वाले आंसर है, जो बोला ना कि जो पेपर गया था वो रूट्स पे गया था, इस बार का पेपर 1, अगर आपके रूट्स हिले हुए हैं तो आंसर नहीं निकलेंगे, ठीक है। कुछ लिखने के लिए होना चाहिए रेलिवेंट आंसर में, ठीक है। जब क्राइसिस के समय आता है ना, क्राइसिस, ये क्राइसिस का पेपर था, ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 क्राइसिस का पेपर था। अब क्राइसिस के समय में ये सिंपल औजार ही काम करते हैं। जो बड़ा बड़ा आप तैयारी करके जाते हैं ना, ये मारूंगा डायग्राम, वो मारूंगा, ठीक है, ये कमीशन मारूंगा, कुछ काम नहीं आता। जब क्राइसिस का पेपर आता है तब आपके पास केवल जो बेसिक मिनिमम होता है ना, बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, किसका था? जूलियन स्टुअर्ट का, वो काम आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरिटीज बिटवीन डार्विनिज्म एंड लमार्क। डार्विन और लमार्क के बीच में सिमिलरिटीज क्या थी? सबसे पहला, बोथ एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि दोनों ने स्थापित कर दिया था कि इवोल्यूशन हुआ है,
बट एक्सप्रेस्ड इट्स इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट वेज। और अलग अलग वे में ये असर्ट कर रहे थे। मैं ये मानता हूं कि दोनों थ्योरीज ने आपस में कॉम्प्लीमेंट किया है। डिस्पाइट बीइंग डिफरेंसेस दे सेट द गेम वेयर फॉर द थ्योरीज वर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई। ठीक है, अगर ये लोग जो हैं इस दीवार को नहीं तोड़ते, दैट द मैन इज क्रिएटेड बाय गॉड, तो ये आगे की जो मेंडल की थ्योरीज हैं, जो सिंथेटिक थ्योरी है, ये अपने आप को इतना असर्ट नहीं कर पाती। ठीक है, इन दोनों ने आपस में कॉम्प्लीमेंट किया और आने वाली थ्योरीज ने डार्विन और लमार की बातों को कॉम्प्लीमेंट करते हुए उनके रीजंस को सामने रखा। बस इसको समझिए। ठीक है, लमार्क सेज दैट चेंज एनवायरनमेंट पुट प्रेशर्स ऑन ऑर्गेनिजम्स टू चेंज इन अ पर्टिकुलर वे। डार्विन टॉक अबाउट नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। बस खत्म, यहां पे हमारा खत्म होता है लमार्क और डार्विन। अब हम सिंथेटिक थ्योरी में एंटर करेंगे। बस नॉर्मल बातें करनी है, ज्यादा फालतू दिमाग में नहीं रखना है। रखोगे तो खुद परेशान हो जाओगे पेपर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।